हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 7 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सारे ही एसएस 6 एसएस इस चैप्टर में कवर अप किए गए हैं। एसएफ 580, एसएफ 560, एसएफ 450, एसएफ 570, एसएफ 260 एंड एसएफ 265 वो सारे ही डिस्कस कर लिए। होपफुली वो आपने सारे ही देख लिए होंगे। अगर आपने वो सारे ही एसएस देख लिए या फिर ये पूरा चैप्टर समझ लिया है, पढ़ लिया है, फिर ही ये केस स्टडी वाला वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको पूरा केस स्टडी समझ में आएगा। राइट, तो चले समझते हैं केस स्टडी जो दिया है आपको पेज नंबर 7.50 के ऊपर। CA Gaurav Gogai is about to conclude audit of a company. It has been noticed during the course of audit that there is a shortage of important raw material supplies being imported from China due to prevailing geopolitical situation. ये सीए गौरव है, वो एक कंपनी का ऑडिट करते हैं और वो जो कंपनी है उसमें जो इंपोर्टेंट मटेरियल है वो चाइना से आते हैं और थोड़ी सी चाइना और इंडिया के बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वहां से जो इंपोर्ट हो रहे थे वो गुड्स वो बंद हो चुके हैं, उसकी शॉर्टेज हो रही है। The company has shared with him its plan to deal with the situation. He is satisfied with the assessment of the company for dealing with the matter. कंपनी ने ये सब कुछ ऑडिटर को बताया और उन्होंने रीजंस भी दिए, प्लान भी वगैरह भी बताया कि ये शॉर्टेज है तो वो किस तरह से इसे हैंडल करने वाले हैं और ऑडिटर है वो सेटिस्फाइड है उस बात से। द इश्यू इज डिस्क्लोज्ड in the financial statements and considering management's assessment, it is felt that use of going concern assumption by company in preparation of financial statement is appropriate. ये सारी चीजें जो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है और उसका प्लान है मैनेजमेंट का, वो सब कुछ उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है और ये देख के ऑडिटर को लग रहा है कि जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग assumption है वो बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Besides, he also wants to be sure that all subsequent events till now have been considered and accounted for wherever necessary in financial statement. इसके अलावा उनको सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो भी हुआ है, मतलब कि बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिटर्स की रिपोर्ट तक, वो सारे ही प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर किए हैं। एडजस्ट करने होते हैं वो एडजस्ट कर दिए, जिसको डिस्क्लोज करना है वो डिस्क्लोज कर दिए है। Before concluding audit, we request written representation from management regarding its responsibilities. However, it is noticed that such written representations provided by management use qualifying language. बिफोर कंक्लूडिंग द ऑडिट उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा मैनेजमेंट से कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देना है वो, और कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में तो वो उन्होंने मंगवाया और उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दे भी दिया, बट उसमें क्वालिफाइंग लैंग्वेज मतलब कि बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज के हिसाब से उन्होंने वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। He has also communicated significant findings from audit in writing with those charged with governance in the company and has retained copy of relevant mails. उन्होंने जो significant findings मिले हैं ऑडिट के दरमियान वो सब कुछ उन्होंने TCWG को बताया और उसके लिए रिटेन भी की है, उनकी कॉपीज भी रिटेन की है। Besides, there are certain matters which were communicated by him orally from time to time during the course of audit to TCWG. और जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होता गया वैसे वैसे उन्होंने कुछ कुछ मैटर्स है वो ओरली भी उनको TCWG को कम्युनिकेट की है। यहाँ पर ऐसे 260 कवर अप होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। As regards description of matter above concerning issue of going concern, which of the following statement is most appropriate for auditor's report? जो इश्यू बताया था कि जो शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट मटेरियल्स है, राइट, उनकी शॉर्टेज है, उसके लिए प्लान बनाया हुआ है मैनेजमेंट और वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी किया है और उस हिसाब से ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन लिया है वो बराबर है। तो उस केस में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे सही क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? तो ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर को अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। तो ऑडिटर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन एज मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यहाँ पर हमें क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गुड्स जो है जो इंपोर्टेंट मटेरियल्स है उसकी शॉर्टेज है, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैनेजमेंट के पास कुछ प्लान है, इस वजह से वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि क्या होगा, तो उस वजह से हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है besides expressing an unmodified opinion, the auditor's report shall include a separate section under the heading material uncertainty related to going concern, drawing attention to the note in which such disclosure is made in the financial statements along with related matters. अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए और उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से सेक्शन आएगा जिसका नाम होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और उसमें
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गोइंग कंसर्न रिलेटेड नोट मेंशन की है उसका हम रेफरेंस देंगे। सच एन इश्यू डज नॉट अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, इस वजह से ऑडिटर का ओपिनियन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे सही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी। हम यहाँ पर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि गोइंग कंसर्न के लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी है, तो वो किसी भी तरीके से मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो प्रॉपर है, इसीलिए हम अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। प्लस वो इंपॉर्टेंट मैटर है, इसी वजह से हमें रिपोर्ट में भी यूजर का अटेंशन है वो ड्रॉ होना चाहिए उस मैटर के लिए, इसीलिए हम एक सेक्शन अलग से बताएंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और उसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर दिया है उसका रेफरेंस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ताकि यूजर को ज्यादा पता चले। राइट, यहाँ पर देखेंगे तो आंसर जो ऑप्शन ए है वो भी वैसे सही है, गलत नहीं है, बट यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन तो हम एक्सप्रेस करेंगे ही, बट उसके साथ अलग से एक सेक्शन रिपोर्ट में ऐड करेंगे जिसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी मेंशन किया होगा, इसलिए आंसर सी सही है। आंसर बी तो गलत है, क्वालिफाइड ओपिनियन तो हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये उसमें कुछ गलत नहीं है, मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन तब दिया जाता अगर उनकी जो इम्पैक्ट है, राइट, जो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, राइट, और वो प्रॉपर प्लान भी है बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो नहीं डिस्क्लोज करते उस केस में हमें क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पर तो उन्होंने प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू किया, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, प्लस ऑडिटर को लगा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस भी बराबर है। अगर ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस बराबर नहीं है तो शायद हमें एडवर्स ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना रहता, बट इसमें मिस स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, और डी जो है ये मैटर ऑडिटर के ओपिनियन को मैटर तो करती है, इसलिए ये भी गलत है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, सिंपल। चलिए, as regards going concern basis of accounting is concerned, which of the following statement is true? Going concern basis के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे सही कौन सा है? A company showing net loss in its financial statement is essentially not a going concern. अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट लॉस है उसका मतलब उसका गोइंग कंसर्न हो ही नहीं सकता, ये गलत है। लॉस है दैट डजंट मीन कि वो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा, नेट लॉस की इंपैक्ट आ सकती है बट नेट लॉस का मतलब गोइंग कंसर्न है हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियल ईयर में तो जनरली सारे ही बिजनेस में लॉस ही होता है। बी ऑप्शन है फॉलोइंग गोइंग कंसर्न असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग इज प्राइमरीली ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। गोइंग कंसर्न असम्पशन बराबर है या नहीं, वो प्राइमरी ड्यूटी ऑडिटर की है, ये भी गलत है। भाई मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो गोइंग कंसर्न है वो फाइनेंशियल फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, इस वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की आएगी। वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बराबर है या नहीं उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने का काम ऑडिटर का रहेगा। In case a company is not a going concern, its financial statement must be prepared on a liquidation basis. अगर going concern basis of accounting बराबर नहीं है तो उनके financial statement है वो liquidation basis पर बनने चाहिए, ये सही आंसर है, ये सही स्टेटमेंट है। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑडिट प्रोसीजर सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर्स रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिलेट्स टू वेरिफिकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन। अगर ऑडिटर है, राइट, हम बैंकर के पास से कंफर्मेशन लेते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का, तो वो गोइंग कंसर्न के लिए, ये बात गलत है। हम अकाउंट बैलेंस को कंफर्म करने के लिए अकाउंट बैलेंस के ऊपर हमें जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए उस वजह से हम करते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस के लिए नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इसमें से जो ऑप्शन दी है उसमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए सही कौन सा है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर एन ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म प्रोसीजर्स फॉर द इवेंट अकरिंग बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, राइट। ये तो गलत है, हमें प्रोसीजर तो करनी चाहिए। सब्सिक्वेंट इवेंट्स उसे ही कहा जाएगा जो बैलेंस शीट डेट और ऑडिटर्स के रिपोर्ट डेट के बीच हो, राइट। तो उसके लिए तो हमें प्रोसीजर करनी होगी, तो ये तो गलत ऑप्शन है। There is no obligation for an auditor to perform audit procedure after signing the auditor's report, even if he comes to know of an event which, if known to him earlier, would have caused him to amend the audit report. ऑडिटर को और कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी है। अगर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दिया है उसके बाद उनको कोई ऐसा फैक्ट पता चलता है कि अगर वो पहले पता होता तो उनका ऑडिट रिपोर्ट कुछ चेंज होता, उस केस में उनको कोई प्रोसीजर नहीं करनी है, ये भी गलत है। हाँ,
ऑडिट हो जाए, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए, उसके बाद वैसे नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी है। बट अगर कोई भी ऐसा फैक्ट पता चलता है ऑडिटर को कि अगर वो पहले पता होता तो ऑडिटर का रिपोर्ट कुछ अलग होता, तो उस केस में उनको प्रोसीजर करनी रहेगी। तो ये बी ऑप्शन जो दिया है वो भी गलत है। The auditor has only to rely upon written representations of management regarding subsequent events. He has no other means to know about such events. Subsequent events के लिए ऑडिटर को सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव करना चाहिए और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ये भी गलत है। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। इसके अलावा भी ऑडिट प्रोसीजर हमें करनी होगी। And last option, the auditor should perform necessary audit procedure to know about events occurring between the date of financial statements and the date of auditor's report. Obviously ये सही आंसर है। हमें ऑडिट प्रोसीजर्स करनी होगी ताकि पता चले कि कोई भी इवेंट्स अगर हुआ है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, तो वो पता चलेगा। तो आंसर आएगा डी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, एज रिगार्ड्स यूज ऑफ क्वालिफाइंग लैंग्वेज इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्वालिफाइंग लैंग्वेज के लिए यहां पर जो ऑप्शन है उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग मेड बाय दोज विद appropriate responsibilities and knowledge of the matters included in the representation. हमें ऑडिटर को ये बराबर मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर है, जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके पास उन्होंने ही दिया है, तो हम वो मान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी अनकंडीशनल, सच अ वर्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें क्वालिफाइंग लैंग्वेज सब्जेक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके वर्डिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ऐसा दे रहा है तो। Such a wording dilute intention of written representations. However, it can be accepted by auditor only in exceptional circumstances. Written representation में अगर qualifying language है तो वो जो representation है उसके जो ऊपर trust है, intention है, वो dilute कम कर देता है, right? इसीलिए वो accept नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ exceptional circumstances में ही accept करना चाहिए। And last, qualifying language in written representation is compulsory. और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्वालिफाइंग लैंग्वेज ही होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। यहाँ पर आंसर आएगा ए। अगर क्वालिफाइंग लैंग्वेज है वो बराबर लग रहा है, ऑडिटर ने वो देखा एक्सेप्टेबल लग रहा है, मैनेजमेंट ने जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने दिया हुआ है, प्रॉपरली है सब कुछ, तो हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है, इसलिए बी और सी तो नहीं आएगा, और वो कंपलसरी भी नहीं है, इसलिए डी भी आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा ए, राइट। एंड लास्ट एमसीक्यू है, as regards auditor's responsibility regarding matters communicated orally with those charged with governance, which of the following is most appropriate? जो भी ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी के साथ ओरली कम्युनिकेट किया उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? मैटर्स कम्युनिकेटेड ओरली हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर स्टेटिंग व्हेन एंड टू whom दिस वर कम्युनिकेटेड। जो भी मैटर्स कम्युनिकेट की गई है टीसीडब्ल्यूजी को, वो क्या मैटर्स थी और किसके साथ और कब की, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। Matters communicated orally need not be put in writing. It is sufficient for auditor to have communicated orally. Orally जो भी डिस्कस किया है वो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने orally कम्युनिकेट कर दिया, वही काफी है। Matters communicated orally need not be put into writing. It is not practically feasible. जो भी orally डिस्कस किया वो practically feasible नहीं है तो डॉक्यूमेंट करना, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। And D, matters communicated orally have to be documented by the auditor, stating to whom this were communicated. मैटर्स जो भी कम्युनिकेट हुई है वो डॉक्यूमेंट करनी चाहिए और किसके साथ हुई है वो मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ए, क्योंकि इसमें क्या मैटर्स थी वो डॉक्यूमेंट करने की बात है। व्हेन एंड टू whom तीनों चीजें मेंशन की गई है तो वो किया जाएगा। ओरली कोई भी चीज हम नहीं रख सकते, हमें डॉक्यूमेंट तो करना ही होगा, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट है, और स्पेसिफिकली ऐसे 260 में भी मेंशन किया है कि जो भी राइटिंग में डॉक्यूमेंट राइटिंग में कम्युनिकेशन हुआ है वो भी कॉपी रखनी चाहिए, और ओरली हुआ है तो वो क्या मैटर थी, किसके साथ और कब डिस्कस की, वो भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, राइट। यहाँ पर सिर्फ जो ऑप्शन डी है उसमें स्टेटिंग टू whom दिस वर्क कम्युनिकेटेड उतना ही है, व्हेन नहीं बताया है, इसलिए आंसर डी नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा ए, राइट। क्लियर। तो ये थे केस स्टडी के बेसिस पर एमसीक्यूज। होप आपको ये सारे ही समझ में आ गए होंगे, काफी इजी केस स्टडी दिया हुआ था, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के जो 6 क्वेश्चन है और टेस्ट योर नॉलेज में सिर्फ एमसीक्यूज ही दिए हैं, तो वो हम
डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.